एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज का दिन नंदीग्राम में नया संग्राम एक तरीके से तैयार हुआ है। आज शुभेंदु अधिकारी के रोड शो पर पथराव हुआ। आज ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम में जाकर रैली की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा, पहले वो सुनवा देते हैं और तब तक ये आंकड़े दर्शकों के लिए बहुत दिलचस्प है कि ममता बनर्जी की वापसी होती दिखाई आज की तारीख में दे रही है। देखते हैं क्या कहा ममता ने और शुभेंदु अधिकारी ने। सीट এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। ভাবছিলাম কথার কথা একটু বললাম, একটু ইচ্ছে হলো জায়গা, একটু আমার ভালোবাসার জায়গা। আমি হয়তো ইলেকশনের সময় অত টাইম দিতে পারবো না, কারণ আমাকে তো 294টা সিটে লড়তে হবে। সেই জন্য আপনারা কিন্তু কাজটা করে দেবেন, কিন্তু তারপরে যা কাজ আমি সব করে দেব, ঠিক আছে? তাই আমি সুব্রত বক্সিকে অনুরোধ করব, আমার রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। तो इन चुनावों का सबसे बड़ा मुकाबला नंदीग्राम में होने वाला है। ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी, और शुभेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया कि ममता बनर्जी को चुनाव हराऊंगा, नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। बहुत तेजी से घटनाक्रम बंगाल में ज्यादा उग्र होता जा रहा है। दिबांग, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ममता बनर्जी की अगर आप छवि देखें तो कुल मिलाकर एक स्ट्रीट फाइटर की है, यानी वो छवि जिसमें वो जेपी के गाड़ी के ऊपर बैठ जाएंगी, वो छवि जिसमें वो रामविलास पासवान पर शॉल फेंक देंगी जब उन्होंने रेलवे में कुछ नहीं दिया। इस समय ये चुनौती दे रहे हैं, उनको ये मानती हैं कि उन्होंने वहाँ पर काम किया हुआ है तो सीधे मैदान में उतरेंगी। एक तरीके से ये और कुछ न करे सुमित, पर उनकी जो पार्टी कार्डर है उसमें बिल्कुल जोश आ जाएगा। और जिस तरह की आप नारेबाजी सुन रही थी, बातें सुन रही थी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से लोगों को मैसेज दें, किस तरह से अपने कार्डर को इतने बड़े नेता के चले जाने के बावजूद उत्साहित रखें। ये ममता बनर्जी को पता है और इसलिए ये बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि बीजेपी के नेता भी इस खेल को जानते हैं। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं दिबांग। राजनीति में हमेशा देखा गया है कि जो टॉप नेता होता है वो वहाँ जाके चुनाव लड़ता है जहाँ पार्टी की वीकनेस है, जहाँ पार्टी को उनकी ज़रूरत हो सकती है, ताकि वहाँ मूड पूरा उठाया जा सके। 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तभी नरेंद्र मोदी वाराणसी से जाके चुनाव लड़के उन्होंने वहाँ एक पूरी तरह से वातावरण को बदल दिया। बिल्कुल साउथ बंगाल, साउथ वेस्ट बंगाल, जो ये पूरा मेदिनीपुर से लेके जो ऊपर तक का जो इलाका है, वहाँ पे काफ़ी डिजर्शंस हुए तृणमूल कांग्रेस से। तो वहाँ जाके एक तरह से अपनी पार्टी को पूरी तरह से रीगैल्वनाइज करने की जो कोशिश है, इसको ये समझना पड़ेगा, ये उस दिशा में कदम नहीं। सुमित जी देखिए, मोदी का बनारस जाना 2014 में और ममता बनर्जी का नंदीग्राम जाना 2021 में, इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर हैं, सही है, उनको अग्निकन्या कहा जाता था, लेकिन जब तक आप विपक्ष में होते हैं आपकी लड़ाई का फोकस और मादा अलग होता है जी। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से उनको जूझना है, तो ऐसे में ये नंदीग्राम का पूरा जो आंदोलन है उसका ज़मीनी काम किया है शुभेंदु अधिकारी ने, तो वो उनसे ज़्यादा वहाँ उन्होंने समय बिताया है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी हारने जा रही हैं, अब भी एडवांटेज ममता बनर्जी को है, लेकिन ये लड़ाई जो आंकड़े बता रहे हैं उससे ज्यादा क्लोज हो। एक चीज और जिस पे हमको चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि फवाद हलीम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फवाद साहब, अलायंस करके आप चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ, जिसको आपने इतने सालों तक अपना सबसे बड़ा विरोधी माना। बहुत से आपने अपने आइडियोलॉजी में कॉम्प्रोमाइजेस किए होंगे इस अलायंस को करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी फायदा नहीं हो रहा है। इस अलायंस का फायदा बीजेपी को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, आपके आंकड़े तो जहां से जिसको आप भाषा दे रहे हैं वो आंकड़े से मैं सहमत नहीं हूँ।
मैं जमीनी स्तर से ताल्लुक रखता हूं और मिदनापुर में ममता बनर्जी जहां चुनाव लड़ने जा रही है, आपको 2-4 जमीनी बात कह दूं। पहली बात यह है कि ये जिला में सबसे ज्यादा जो परिযায়ী श्रमिक है, ये जिला और आसपास जिला से पश्चिम बंगाल में ताल्लुक रखते हैं। ये परिযায়ী श्रमिक के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी ने रवैया किया है, उनमें जो रोष है बीजेपी के खिलाफ, और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में उन्हें दाखिल होने से जिस तरीके से कोरोना एक्सप्रेस का अपवाद दिया है, ये रोष ये श्रमिकों में है वहां पर जिस जिला में ममता बनर्जी लड़ने जा रही है। तो ये बात तो आपको हिसाब में लेना पड़ेगा। हो सकता है ये सब लोगों से आपकी ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ये सब लोगों के साथ हमारा संगठन का जमीनी स्तर पर ताल्लुकात है। उन्हें उनके साथ करीब हर रोज हमने बात बात साहब की है। करीब 45,000 के इसी आसपास बात में- लोगों से बात की गई है और पश्चिम बंगाल की मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसीज को छुआ गया है। उसके बाद ये सर्वे तैयार किया गया है। हो सकता है कि आपको मैं और पसंद एक नहीं आ रहा बात- हो, आपके मन मुताबिक ना हो, मैं पर हमने ही केरल में आपकी सरकार भी बनाई है इन्हीं इसी सर्वे में, जो शायद आपको अच्छा मैं लगेगा। जरा बुनियादी मुद्दा आपको बताओ। आज पश्चिम बंगाल में युवक युवतियों के सामने नौकरी का सवाल है। 5.5 लाख सरकारी पद शून्य पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी या तृणमूल कांग्रेस ये पद को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? तकरीबन 12 लाख शिक्षक, पैरा शिक्षक का पद की भरपाई नहीं हुई है पिछले 10 सालों में। हर एक कोशिश के ऊपर में कोर्ट केस लग गया है। इसे भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी या तृणमूल कांग्रेस क्या ठोस कदम उठा रही है? जी, किसानों का जो मुआवजा है, ये मुद्दा जो पश्चिम बंगाल के किसानों के सामने है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस मैं उम्मीद करता हूं कि जिन मुद्दों की आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं, किसानों से लेकर शिक्षकों तक का, वो जनमानस के बीच में भी आप अपील कर रहे होंगे, ताकि जो परफॉर्मेंस अभी यहाँ दिख रही है ओपिनियन पोल में, उसको आप अपने पक्ष में सुधार पाएं जब तक चुनाव आता है। आगे बढ़ूंगा, कुछ और सवाल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस सर्वे को समझने के लिए कि दरअसल टीएमसी को फायदा कहाँ हो रहा है। फायदा तो नहीं कहना चाहिए, टीएमसी कैसे अपनी गद्दी बचा पा रही है दीदी की लोकप्रियता के आधार पर। तो जो अब अगले सवाल बारी बारी से आपके सामने आएंगे, जो अपने स्टैप पोल में पूछे, ये तुलना है 2016 की जो एक्चुअल सीट है और ये 2021 का जो अनुमान है इस सर्वे के मुताबिक। टीएमसी 211 पे थी, 154 से 162 पे आ रही है, करीब 60 सीटों का नुकसान, 70 सीटों का नुकसान है। एनडीए 6 पर है, वो 98 से 106 पे जा रहा है, करीब 100 सीटों का फायदा बीजेपी को हो रहा है। कांग्रेस 44 पे है, लेफ्ट 32 पे है। 44 और 32 को जोड़ दें तो 70 के ऊपर सीटें हो जाती है, करीब 76 सीटें हैं, वो घटकर 26 से 34 हो रही हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान अगर कहीं दिखाई दे रहा है इस ओपिनियन पोल में, तो वो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को दिखाई दे रहा है, बहुत बड़े तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं स्नैप पोल की। हमने कुछ सवाल पश्चिम बंगाल की जनता से पूछे, जिसमें पहला सवाल ये था कि शुभेंदु अधिकारी, जो कि टीएमसी के बहुत बड़े नेता रहे, ममता बनर्जी के काफ़ी नज़दीकी रहे, उनके बीजेपी में जाने से क्या टीएमसी को नुकसान होगा? हाँ कहने वाले 46% लोग हैं, नहीं कहने वाले 35% लोग हैं। और मैं ये साफ कर दूं, शुभेंदु अधिकारी ने दिसंबर 20 को बीजेपी ज्वाइन की है। ये सर्वे के कुछ आंकड़े जो हैं पहले के हैं, करीब पिछले 3 महीने का ये सर्वे है। तो ये पूरी तरीके से जो नतीजे हैं वो शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद के नहीं है, इसमें मिडवे है, क्योंकि जनवरी 11 तक के हैं ये, और हमने दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर से ये सर्वे चल रहा था। अब प्रदीप जी, अब आप बताइए, शुभेंदु अधिकारी इधर आ गए हैं, इसका फायदा कितना मिलेगा? नहीं, फ़ायदा मिलेगा ये तो आप भी मानकर चल रहे हैं और ये सर्वे भी दिखा रहा है जी। तो फ़ायदा तो बहुत बड़ा होगा। देखिए, जब कोई ज़मीनी नेता आता है अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है बजाय हवाई नेता के आने के। और इसकी तुलना जो है की जा सकती है बगल में असम में जो है वो हेमंत विश्व शर्मा के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने से। तो जो ज़मीनी आधार पर क्या स्ट्रेटजी है, कैसे टीएमसी चुनाव लड़ती है,
क्या करती है, ये सब शुभेंदु अधिकारी ने किया है और देखा है। मुकुल राय वही है, शुभेंदु अधिकारी वही है, और भी तमाम नेता आ चुके हैं। पर इसके बावजूद अगर आप देखें शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से रहे टीएमसी में, एक शिकायत उनको क्या थी कि मुझे कोविड हो गया फिर भी मुझे फ़ोन नहीं किया। यानी ममता बनर्जी को पहले से मालूम था कि इनकी डील चल रही है, बातचीत चल रही है, और वो चले गए, पूरा परिवार चला गया। हाँ, इसलिए चले गए क्योंकि उनसे सीबीआई की पूछताछ एक हो चुकी थी पहले, तो पहले भी वो जाके उन्होंने इसकी कोशिश की थी। तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप इस तरह में हो तो ममता बनर्जी राहुल गांधी जैसे नहीं है कि लोग जा भी रहे हैं और फिर भी कुछ ना करें। ये बिल्कुल सक्रिय नेता हैं, उनको मालूम है कि इनकी बातचीत चल रही है। उन्होंने उनके पिताजी से बात की जी, पर बेटे से बात नहीं की, तो इसका मतलब वो पूरी तैयारी से है। तो अगर वो जा भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। एक हल्ला जरूर है, नेता जरूर है। अपूर्वा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, शुभेंदु अधिकारी बहुत नजदीक से काम करते रहे, बहुत पूरा का पूरा अधिकारी परिवार ममता दीदी के बहुत करीब रहा, शिशिर साहब और अब शुभेंदु, उनके भाई देवेंदु। मैं ये जानना चाहता हूं, ये पूरा परिवार डिजर्ट कर रहा है, चला गया है बीजेपी की तरफ, आप मानेंगे नहीं कि पार्टी में कुछ गड़बड़ है तभी ये हो रहा है? प्रशांत किशोर, अभिषेक बनर्जी, इनसे सबकी नाराजगी है। देखिए ये तो किसी का पर्सनल ओपिनियन है शुभेंदु जी का प्रशांत के बारे में, ये तो मैं नहीं, ये उनका पर्सनल टिप्पणी है, वही इसका अच्छे जवाब दे सकते हैं। लेकिन शुभेंदु का जो और भी मैटर्स थे, हो सकता है उनको डराया जा रहा था बीजेपी के तरफ से, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता कहिए या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कहिए, स्टेट प्रेसिडेंट कहिए, दिलीप घोष हमेशा कहते हैं अभी सबको जेल में भर देंगे तृणमूल का। तो सीबीआई क्या करने वाले हैं, ये बात बीजेपी का प्रेसिडेंट और एमपी को कैसे पता चल जाता है? हमको तो इसका मतलब इन लोगों को, हम जो नेताओं को डराना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के पास कोई जमीनी नेता नहीं है, नेता है तृणमूल के पास, क्योंकि ममता बनर्जी आंदोलन से उठी है और नेता नंदीग्राम सिंगूर करते करते 34 साल सीपीएम का मार सहते आंदोलन के माध्यम से एक छोटा सा घर से एक आज देश की नेत्री बनी है। तो इसी चीज को रोकने के लिए ये लोग तृणमूल के ऊपर इस तरह का ये कर रहे हैं। इन लोगों के पास जमीनी नेता नहीं है बीजेपी के पास। अर्जुन सिंह जी, ये सवाल है मेरा, ये आप अपूर्वा जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बात को बताइए, आपका नेता कौन है? एमपी है पश्चिम बंगाल में, आपका नेता कौन है? कौन मुख्यमंत्री होगा? होने दीजिए। अरे हमारे प्रेसिडेंट साहब दिलीप घोष उनका नाम है। कौन मुख्यमंत्री होगा ये तो पार्टी ठीक करती है। अरे भैया, आपके मुख्यमंत्री 294 सीट पर लड़ रही हैं और हारेंगी भी तो वो भी वही हारेंगी और जीतेंगी तो वही हारेंगी। आप हमारे एक बड़े भाई ने कहा कि उनके पिता से बात किया, शुभेंदु से बात नहीं किया। शुभेंदु से भी ममता बनर्जी ने सिफारिश किया था और उसकी सिफारिश को मैं नहीं माना था। अच्छा अपूर्वा जी, नारदा केस में आपको बीजेपी ने कितना बार धमकाया है बताइए तो? नारदा केस में आप भी पैसा लेते हुए पकड़ी गई थी, तो आपको कितने बार धमकाया गया है? कौन बीजेपी का नेता आपको धमकाया है और उसके अगेंस्ट में आपने एफआईआर किया है क्या? पार्टी नहीं रहा, बीजेपी पार्टी नहीं, बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गया है कि नहीं है? तृणमूल के नेता दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वो आप लैंप पोस्ट वाली पार्टी हैं, सफेद हो जा रहे। आप लैंप पोस्ट वाली पार्टी नहीं। पर अपूर्वा जी, आपने इल्जाम लगाया, कोई बात नहीं। अपूर्वा जी, आपने इल्जाम लगाया दिलीप घोष के ऊपर कि वो पहले से सब पता कर लेते हैं। आपने कहा कि डराया धमकाया जाता है एजेंसीज के नाम पे। अब अर्जुन सिंह जी ने एक सवाल पूछा, आप जवाब देना चाहेंगी? क्या आपको डराया धमकाया गया? किसी एजेंसीज का फोन आया, बीजेपी की तरफ से लालच आया कि हमारे पास आ जाइए, हम आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे? टीवी में कह रहे हैं ना, टीवी में कह रहे हैं। अच्छा, आपको ममता बनर्जी बुला के क्यों डांटी थी? आपको और आपके पति को क्यों डांट रही थी इस नंबर में बुला के? हाँ बोल रहे हैं, इसका जवाब सुनिए। ममता बनर्जी हमारे सिर्फ नेत्री नहीं है, ममता बनर्जी हमारी बड़ी दीदी है। वो हमको एक बार नहीं 1000 बार, क्यों डांट रही थी? बार डांटेगी, हम सुनेंगे। क्यों डांटी थी? डांटी नहीं थी वो, हमको क्यों डांटी नहीं थी। आपने एफआईआर किया दिलीप घोष के बारे में? एफआईआर किया बीजेपी के नाम से? एफआईआर किया आएगी ममता बनर्जी? आपने बीजेपी के बारे में एफआईआर किया? वो टोटल हम लोगों
बीजेपी के नाम से एफआईआर किया, दिलीप दा के नाम पर एफआईआर किया। अरे नारदा अरे सारदा में तो 294 सीट पर लड़के आप जीत जाएंगे। कोर्ट में लड़ लेंगे, कोर्ट में लड़ लेंगे। नारदा सारदा में हम लोग कोर्ट में लड़ लेंगे। और रुपया कैमरा के सामने लिया और लड़ेंगे कोर्ट में। अपना घर में हम अरे रुपया तो सामने लिया और लड़ेंगे कोर्ट में। लड़ेंगे हम लोग कोर्ट में। रुपया तो सामने लिया था। अरे बाबा, वो भी 2 लाख रुपया, वो कैमरा, वो भी मात्र 2 लाख रुपया। वो ख्याल सौगत राय मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो तो सीबीआई और कोर्ट को बताऊंगी। अच्छा, शांत 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 शांत। अर्जुन सिंह जी, अपरूपा जी, शांत शांत। सुनिए ना, निजी आरोप प्रत्यारोप के लिए मंच नहीं है। आप लोगों का एक साथ काम भी कर चुके कई सालों तक, आप लोग टीएमसी में रह चुके हैं एक साथ। मैं छोड़िए इन सब बातों को, मैं बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूँ। यशवंत देशमुख जिन्होंने ये सर्वे किया, 25 साल के बाद उनको लगा। एक मिनट अपरूपा जी प्लीज। सी वोटर के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं यशवंत देशमुख, जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी जुड़ने वाले हैं। एक यशवंत का रिएक्शन लेना चाहूंगा। यशवंत, बीजेपी इतना कैंपेन कर रही है, सारे सुपरस्टार्स बंगाल में डेरा जमाए हुए एक्सेप्ट वन मिस्टर मोदी, जो पहुंचेंगे अगले 3-4 दिनों में पहला कार्यक्रम करने के लिए। क्या उनकी कमी खल रही थी? क्योंकि बीजेपी नंबर 2 पे दिख रही है, 1 पे नहीं आ पाई है। सवाल ये है कितनी उम्मीदें सब लोग करते हैं बीजेपी से और प्रधानमंत्री मोदी से। ये बड़ी क्लासिकल बात है, क्योंकि शून्य से बिल्कुल फर्श से अर्श तक का सफर रातों रात हो जाए ये संभव तो नहीं है। हालांकि उन लोगों ने चमत्कार एक बार ये त्रिपुरा में किया है, लेकिन बंगाल की राजनीति में जहां पे 70 साल लगे हैं बीजेपी को अपनी जमीन तैयार करने में, मुझे लगता है कि बाइपोलर उन्होंने कंटेस्ट बना दिया है, यही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और यहाँ से आगे का रास्ता जो कैंपेन में होगा वो एक एक सीट पे कांटे की लड़ाई का होगा। सुमित, मुझे लगता है कि सर्वे ने आज की हालत जो ग्राउंड की है वो बताई है, और इसके बाद में आज से आगे कैंपेन से लेकर के इलेक्शन होने तक एक एक सीट के ऊपर पश्चिम बंगाल में आप बाइपोलर और तगड़ा कंटेस्ट देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद दूसरा तीसरा ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आते आते लेफ्ट और कांग्रेस की जगह और भी ज्यादा सिकुड़ जाए इस बाइपोलरिटी के कैंपेन में, तो हमें ट्रैकर से पता लगेगा। लेकिन जो मेरा एक पोलस्टर के नाते, एक पत्रकार के नाते जो अनुभव है वो ये बता रहा है कि जैसे जैसे बाइपोलर कंटेस्ट आगे बढ़ता है वैसे वैसे तीसरे मोर्चे के वोट और सीटें और संकुचित होती हैं, कम होती जाती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।